नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। दुनिया ने 2022 में डिफेंस और हथियारों पर 2.24 यानी $2.25 ट्रिलियन की खर्च किया। और ये अगर भारतीय रुपए में इसका अनुमान देखें तो ये 183 लाख करोड़ रुपए तक जाता है। ये दुनिया में अब तक का मिलिट्री पर यानी सैन्य खर्चे पर किया गया सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर है। दुनिया भर के देशों के रक्षा बजट पर यह जानकारी स्वीडन के स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की सालाना रिपोर्ट में दी गई है। इस रिपोर्ट को देखें तो जो सबसे बड़ी वजह इस बढ़ते हुए सैन्य खर्च, इस डिफेंस एक्सपेंडिचर के पीछे जो मानी जा रही है वो है रूस यूक्रेन की जंग, और उसके बाद से पूरी दुनिया में एक तरह की जो बेचैनी बढ़ी है वो एक प्रमुख वजह है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि केवल यूरोप महाद्वीप में ही जंग के चलते डिफेंस के खर्च में एक साल में 13% का इजाफा हुआ है। ये पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा है, सबसे हाई है। सेना पर इतनी तेजी से हो रहा खर्च बताता है कि हम कितनी अस्थिर और असुरक्षित दुनिया में सांस ले रहे हैं। जंग की वजह से रूस के आसपास के देशों ने तेजी से अपने सुरक्षा खर्च को बढ़ाया है। इसमें फिनलैंड और लिथुआनिया जैसे देश तक शामिल हैं जो इससे पहले इस तरह का जो वॉल्यूम है सैन्य खर्चे में वो नहीं बढ़ाते थे, और ये अपने आप में एक नया ट्रेंड है। जबकि यूक्रेन को देखें तो यहाँ 6% तक का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा है। जंग के बीच यहाँ 36 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्चा किया गया। चीन ने ताइवान और साउथ चाइना सी पर अमेरिका से बड़े विवादों के बीच अपने डिफेंस बजट में 4.2% की बढ़ोतरी की है। इसके बाद चीन डिफेंस बजट पर खर्च करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया, और भारत भी इसमें पीछे नहीं है। भारत चौथे नंबर पर आता है जो कि लगातार अपने सैन्य खर्चे में इजाफा कर रहा है, और इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये रिपोर्ट क्या कहती है, इस रिसर्च में क्या कहा गया है, इसके फाइंडिंग्स क्या है, हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी इसका पूरा ब्यौरा दे रही है। जी, दुनिया ने 2022 में अगर डिफेंस और हथियारों पर खर्च की बात करें तो लगभग 2.24 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 180 लाख करोड़ रुपए का खर्च किया है। ये दुनिया का अब तक का मिलिट्री पर किया गया सबसे बड़ा खर्च है। और ये जो जानकारी मिली है ये स्वीडन की स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की सालाना रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इसकी जो वजह है वो ये बताई जा रही है कि रूस यूक्रेन जंग की वजह से ये जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा है, और केवल यूरोप महाद्वीप में ही जंग के चलते डिफेंस में के खर्च में करीब एक साल में 13% की बढ़ोतरी हुई है, जो कि पिछले 30 सालों में सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ पर अगर भारत की बात करें तो भारत ने अपने डिफेंस पर 2022 में करीब 6 लाख करोड़ खर्च किए हैं, और अगर उसको सालाना देखेंगे तो वहाँ पर 6% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं चीन ने 23 लाख करोड़ का खर्च किया, और भारत के मुकाबले अगर बात करें तो चीन का जो एक्सपेंडिचर है वो करीब 4 गुना ज़्यादा रहा है। अमेरिका का अगर एक्सपेंडिचर देखें तो वहाँ पर बढ़ती हुई महंगाई है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने करीब सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर उनकी तरफ से हुआ। करीब 70 लाख करोड़ से ज़्यादा का खर्च यहाँ पर अमेरिका ने किया। 0.7% की बढ़ोतरी उनके एक्सपेंडिचर में हुई। उसके बाद चीन ने 23 लाख करोड़, रूस ने 7 लाख करोड़ किया है खर्च, जिसमें कि 9% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और जापान की बात करें तो वो 5वें नंबर पर है, 3 लाख करोड़। तो पहले नंबर पे अमेरिका, फिर चीन, रूस, भारत और जापान, ये सब देशों ने यहाँ पर खर्च किया है। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि ये जो जंग चल रही हैं उस वजह से एक्सपेंडिचर बढ़े हैं, और कहीं ना कहीं ये भी इंडिकेट कर रहा है कि दुनिया अब कितनी असुरक्षित महसूस कर रही है, जो कि हम देख रहे हैं कि पिछले 30 सालों में 13% का बढ़त यहाँ पर डिफेंस एक्सपेंडिचर में देखने को मिल रही है। तो ये रिपोर्ट बताती है कि पूरी दुनिया, जिसमें हमने आपके सामने साफ तौर पर जो डेटा रखा उसमें फिनलैंड और लिथुआनिया जैसे जो देश हैं जो कि एक तरह का वॉल्यूम नहीं बढ़ाते थे, वो देश भी चूंकि यूरोप से सटे हुए हैं, ये देश भी लगातार अपने सैन्य खर्चे में इजाफा कर रहे हैं। अब इसके मायने क्या हैं और
जो पूरी दुनिया है क्या इतनी असुरक्षित हो चुकी है कि इस तरह के आंकड़े अब सामने आ रहे हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। दोनों ही मेहमान जो हैं वो रक्षा क्षेत्र को बहुत ही करीबी से देखते हैं, हमारे साथ अक्सर पैनल में शामिल होते हैं। स्वागत मैं करूंगा मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब, आप जाने माने स्ट्रेटेजिक और डिफेंस एनालिस्ट हैं। सिन्हा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईटी राव स्वदेश में। हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोढ़ी सर भी जुड़ रहे हैं, जो कि जाने माने डिफेंस और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट हैं। सोढ़ी सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सोढ़ी सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ये रिपोर्ट आपने भी पढ़ी होगी और इस रिपोर्ट को देखने के बाद जो सबसे बड़ी चिंता मेरे मन में या एक आम व्यक्ति के मन में उभरती है वो ये है कि अगर फिनलैंड और लिथुआनिया जैसे देश अपने सैन्य खर्चे में इतना बड़ा वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, उनकी चिंताएं चाहे जो भी हों या बाकी देश हों, महाशक्तियों के बारे में समझ में आता है, लेकिन वो देश जो शायद अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं वो भी लगातार अपना वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, तो इसे बहुत अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी। हम भले डिफेंस सेक्टर के लिए इसे अच्छा मान लें, लेकिन पूरी दुनिया में जो शांति का स्वरूप बना रहे, शांति की स्थितियां बनी रहें, उस लिहाज से तो ये चिंताजनक रिपोर्ट है। प्रशांत जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। सिप्री की रिपोर्ट जो कल रिलीज हुई उसने एक चीज साबित कर दी है कि आज की तारीख में दुनिया सबसे अशांत और अस्थिर है और हर देश को हर मुमकिन कोशिश करनी होगी अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि कब दुश्मन कहां से आ जाए इसका कुछ पता नहीं। अगर हम इतिहास में थोड़ा पीछे जाएं, एक वक्त था जब यूक्रेन और रूस की दोस्ती इतनी अटूट और अच्छी थी यूएसएसआर टूटने के बाद कि किसी भी व्यक्ति को कभी नहीं लगता था कि रूस यूक्रेन युद्ध एक जंग करेंगे और वो भी इतनी लंबी जंग। और इस जंग ने एक चीज और साबित कर दी है कि चीन का जो हौसला है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और ये हमने देखा जो पिछले साल नैन्सी पेलोसी की ताइवान की यात्रा से सिलसिला शुरू हुआ, आज तक वो थमा नहीं है। दिन प्रतिदिन चीन ताइवान की तरफ आक्रामक हो रहा है, चीन भारत की तरफ आक्रामक हो रहा है। तो अगर हम इस रिपोर्ट को पूरे एक बड़े नजरिए से देखें तो एक चीज सारे देशों को समझ आ गई है कि अपनी सुरक्षा के लिए हर देश खुद जिम्मेवार है और जो भी मुमकिन कोशिश हो वो हर देश को करनी पड़ेगी अपने आप को और अपने नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए। बिल्कुल, और यही कोशिश जो है, उस कोशिश का नतीजा जो है वो इस तरह के आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं। के सिन्हा सर, ख़ास तौर पे हम जब रूस यूक्रेन वॉर की बात करते हैं, ये एक अहम कड़ी है जिसके बाद हम देख रहे हैं एक राइज बढ़ा है, एक एक्सपेंडिचर पे जो फोकस है वो लोगों का, तमाम देशों का बढ़ा है। केवल यूरोप की अगर हम बात करें तो वहाँ 13% से ज़्यादा का जो है वो सैन्य खर्च पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में देखा गया है। भारत की भी बात करें तो भारत भी लगातार जो है वो टॉप 5 में बना हुआ है, चौथे पायदान पर है। ऐसे में क्या आप किसी कंसर्न की ओर देख रहे हैं या आपको लगता है कि बदलती हुई दुनिया में ये वाकई अभी की आवश्यकता है? जय हिंद प्रशांत जी। देखिए, जो सिप्री की रिपोर्ट आई है और आपने पूछा कि क्या आप ये देखते हैं कि बदलती हुई परिस्थितियों का नतीजा है। देखिए, एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट चल रहा है और जो सिप्री की रिपोर्ट, जब मिलिट्री एक्सपेंडिचर की डाटाबेस जो 1949 से निकाल रहे हैं या 2022 में अभी जो लेटेस्ट निकाला है, वो कभी कभी बड़ा चौंकाने वाला होता है और कभी कभी एक्यूरेसी से थोड़ा दूर और वास्तविकता से बहुत दूर होता है। देखिए, इसलिए मैं बताता हूं कि इसके पहले उनके पास कभी भी रशिया का एक्सपेंडिचर नहीं आता था, क्योंकि वो 1988 के बाद जब ईस्ट जर्मनी यूनिफाई हो गया और उसके बाद आप देखिए विघटन हुआ जिस तरह से 91 के बाद, तो कुछ उनके पास आती हैं जो कंट्रीज अपना उनको बताती हैं, स्वीडन उसको निकाल देता है और उसमें ट्रांस अटलांटिक एरिया के ऊपर में ये रिपोर्ट बहुत हावी रहता है। अभी वो बता रहे हैं कि 33% है। यदि आप नटशेल पे देखें तो हम बिलियन डॉलर, एक ही मैं मापदंड रखता हूं बिलियन डॉलर समझाने के लिए, यदि वो कहते हैं 2240 बिलियन डॉलर यदि पूरी वर्ल्ड की मिलिट्री एक्सपेंडिचर, तो मैं मानता हूं कि कहीं हो सकता है वो सही हो।
मगर बहुत सारा हिडन होता है, इसलिए मैं बताता हूं, इसलिए क्योंकि मैं इसके ऊपर में एक ब्लॉग लिखा था अभी थोड़े दिन पहले, और 2023 के जो कि एक्चुअल डाटाज हैं, जो कि वहां के उनके ऊपर में किया था, वो इंडिपेंडेंट है। यदि आप 2023 की डाटा को लें, 22 की हम छोड़ देते हैं कि 22 की लड़ाई है, उसके बाद ही लगातार, क्योंकि वो कहते हैं $44 बिलियन ही बता रहे हैं कि उन्होंने यूक्रेन को दिया है, जबकि वास्तविकता ये है कि $65 बिलियन तो अमेरिका ही ने दिया है उनको, अबाउट 63-64 बिलियन अभी तक जनवरी का यदि आंकड़ा ले लें, और $100 बिलियन की बात होती है। तो इनके ये रिपोर्ट यदि आप कट ऑफ टाइम्स में लेंगे तो उसको नहीं, और भारत को उन्होंने दिखा दिया कि वो चौथे पायदान पे है, तो वो वास्तविकता से थोड़ा बहुत हटके है, क्योंकि हम इस रिपोर्ट के ऊपर नहीं बात कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ी सी उसकी डिटेल में आगे जाकर के बातचीत करना चाहता हूं। देखिए, जिस तरह से इंडो पैसिफिक में पूरा मिलिट्री एक्सपेंडिचर का बढ़ा है, उसकी बातचीत यदि आप अनुमान, आप परिमिति दें, तो मैं वो करना चाहूंगा। देखिए, चाइना का अनाउंस्ड डिफेंस बजट, और वहां से आपको समझ में आ जाएगी और आपके दर्शकों को समझ में आ जाएगी, 2023 की मैं बात कर रहा हूं, वो $225 बिलियन है, और अमेरिका का $855 बिलियन। अब आप इसको ले लीजिए, और फिर हम बात करते हैं यूक्रेन की बात, क्योंकि रशिया की एक्सपेंडिचर का नहीं खाका आया है, ना किसी को पता है, मगर यूक्रेन की खाका कौन लेते हैं, तो आज तक में यदि केवल उनका जो अनुदान मिला है वो 65 एब्सोल्युटली मिलिट्री हार्डवेयर, अदरवाइज $100 बिलियन से भी ज्यादा है। तो वो बिलियन डॉलर्स की हम जब बात करते हैं, वो $65 बिलियन की वो बात करते हैं, कुछ उनके पुराने जखीरे थे जिसके ऊपर उन्होंने खर्चा किया है, और वो कहते हैं तकरीबन उनका 6 गुना अपने जीडीपी से ज्यादा है। तो ये जो स्वीडिश रिपोर्ट आती है, तो वो स्वीडन की रिपोर्ट को थोड़ा सा और मैं आपसे परमिति मांग रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं। देखिए, उसके बाद यदि आप देखेंगे तो $858 बिलियन, चाइना $225 बिलियन, इंडिया $52.8 बिलियन। यदि हम वो कितने लाख करोड़, तो मैं रखा हूं कि बिलियन डॉलर के ऊपर हम बात करते हैं। उसका साउथ कोरिया अभी कहीं भी, पोलैंड इसके बीच में आता है, वो $42.1 बिलियन का है साउथ कोरिया का, इसका रिपोर्ट नहीं है। ताइवान $19 बिलियन है, फिलीपींस $4.28 बिलियन है, और इंडिया को हम दिखाते हैं क्योंकि इंडिया के अंदर नहीं है, बट आपको यह पता होना चाहिए चाइना का जो 225 बिलियन, उसके 6 टाइम ज्यादा वो खर्च करता है। वो समवेयर, बिकॉज 2027 तक उसने कहा है सी जिनपिंग ने कि हम एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास आर्मी बनाएंगे, तो वो कहीं $900 बिलियन, जो $55 बिलियन यूनाइटेड स्टेट्स का कह रहे हैं, या $858 बिलियन, उससे भी ज्यादा है। और मैं इसलिए बताता रहता हूं कि आपके दर्शकों को एक्चुअल जमीन के ऊपर में जो चीजें हैं, उसको हमारी डिफेंस बजट क्यों बढ़ी है, वो तो है ही, जाहिर है, बिकॉज हमारे थ्रेट है, इंडो पैसिफिक में थ्रेट है, हमारे इंडियन ओशन रीजन में है, हमने अपना सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर है, थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की हम बात कर रहे हैं, और पूरा का पूरा जिसमें रफाल जो आया है, आप देख रहे हैं नदन बॉर्डर में S-400, उसके कारण हमारे डिफेंस बजट का जो बढ़ावा है, और इसमें कोई, जबकि हमारी परसेंटेज यदि आप देखें लाख करोड़ की बात, तो 2020-21 में केवल 4.71 लाख करोड़ था, और यदि हम अभी करें 23-24 में, तो वो केवल 593 लाख करोड़ का है। तो कोई खास हमारा इंक्रीज नहीं हो जाता है, हम कभी भी 2.6% ऑफ द जीडीपी, मगर वो दिखाते हैं कि नहीं, इंडिया तो पहुंच चुका है अपने डिफेंस बजट। यदि आप लें इनकी बातों को माने, तो लगता है कि जैसे हमने पूरा का पूरा पैसा ही खर्च कर दिया है, इनका हाफ ऑफ द बजट, जो कंट्री का बजट है उसको। तो इन आंकड़ों को थोड़ा ध्यान से, और इसलिए मैं चर्चा में लाना चाहता हूं कि जो वास्तविकता है, कल ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया है, तो आपको कल पता होना चाहिए, $19 बिलियन, वो कहते हैं 4 साल में हम करेंगे। आप देखिए कहां जंप है उनका, वो बताते हैं, जबकि हिडन्स होते हैं, वो बहुत सारे चीज़ें होते हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, मैरिटाइम फोर्सेज हैं, जो मलेशिया कहता है, चाइना उसको भी नहीं निकालता है।
अमेरिका को क्यों निकालना पड़ता है, क्योंकि उसके 200 से भी ज़्यादा उनके मिलिट्री बेसेस हैं, जिसके कारण प्लस उनके, आपको पता ही है, वो अभी तो उनके पास 11 जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। इन चीज़ों के कारण उसको बताना पड़ता है पेंटागन की रिपोर्ट, उनकी भी हिडन रिपोर्ट्स हैं। तो मैं ये चाहता हूँ, जिसने आपने बात किया फिनलैंड, जितने बाल्टिक स्टेट हैं या आपके नॉर्डिक स्टेट हैं, जो बाल्टिक स्टेट है उनका पैसा तो बढ़ ही गया। पोलैंड ने अपने बजट को अभी 4 दिन पहले बताया है कि 4 टाइम्स ले जाना, वो मेजर बनना चाहते हैं, वो फ्रांस और जर्मनी से भी ऊपर जाना चाहते हैं। तो ये जो चीजें हैं वो अब्सोल्युटली चिंता का विषय है, क्योंकि सब न्यूक्लियर दौड़ पे पड़ गए हैं। साउथ कोरिया कहता है हम न्यूक्लियर लेंगे, जापान कहता है कि चांसेस है न्यूक्लियर, ईरान के हमें डिफेंस बजट नहीं। अभी एक रिपोर्ट में, इसी रिपोर्ट में, सिप्री की रिपोर्ट में ये कहते हैं कि सऊदी अरेबिया 5वें नंबर पे है। तो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं थोड़े। ठीक है, बहुत बहुत ज़रूरी था कि थोड़ा हम क्रिटिकल होकर भी देखें, और जिन बातों का आपने जिक्र किया वाकई वो पहलू ऐसे हैं जिनको एक लार्जर पिक्चर में देखना और समझना बहुत आवश्यक है। और यही वजह है कि हम इस तरह के पैनल को अपने शो में शामिल करते हैं, जिसके ज़रिए हम जो भी आंकड़े हैं उनको केवल आंख मूंद के मान लेना भी ठीक नहीं है। जी सोडी सर, एक चीज़ मैं समझना चाहता हूँ, जब युद्ध की स्थितियां पैदा होती हैं तो जाहिर सी बात है कि बहुत से स्टेक होल्डर्स का फ़ायदा होता है। जिस तरह से के सिन्हा साहब ने अमेरिका का भी एग्जाम्पल दिया, अमेरिका का एग्जाम्पल आता है तो फिर डिक चेनी का नाम सबसे ऊपर आता है, इराक वॉर का जिक्र आ जाता है। और इन सब में हम देखते हैं कि जब रशिया यूक्रेन वॉर भी होता है तो उसमें भी जो डिफेंस के उपकरणों के सौदागर हैं, जो इस पूरे कारोबार में एकदम कोर घुसे हुए हैं, उनके लिए एक मौका बन जाता है। तो क्या ये जो आंकड़े हैं, ये जो हम पिक्चर्स देख रहे हैं, क्या ये बहुत से ऐसे जो बीच के बिचौलिए हैं या जो जिनके लिए युद्ध मतलब एक बहुत बड़ा मौका है और उनमें बड़े बड़े देश शामिल हैं, उनके लिए ये आंकड़े वाकई अभी आपको लगता है कि बहुत कम नजर आ रहे हैं? प्रशांत जी, अगर हम पिछले 150 साल की कोई भी युद्ध या जंग देखें, उसके पीछे 3 बड़ी लॉबियां हमेशा रही हैं, या आर्म्स लॉबी, या ऑयल लॉबी, या गैस लॉबी। और ये 3 इतनी बड़ी लॉबी हैं कि दुनिया में कहीं पे भी लड़ाई हो, झगड़ा हो, इन तीनों में से एक ना एक लॉबी को बहुत फायदा होता है और इन्हीं की वजह से ये युद्ध होते हैं। ये भी जो सिप्री की रिपोर्ट आई है, उसमें से सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को हुआ है, क्योंकि दुनिया की 10 सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनियों में से 6 अमेरिका में स्थित हैं। और यही कारण है कि 1945 से जब विश्व युद्ध दूसरा खत्म हुआ, तब से लेकर आज तक अमेरिका ने 105 जंगों या कन्फ्लिक्ट्स में हिस्सा लिया है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, क्योंकि उसकी आर्म्स लॉबी को बहुत फायदा होता है। और मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये जो आंकड़ा है ये एब्सोल्यूट आंकड़े नहीं है, क्योंकि सिप्री की रिपोर्ट में एक लाइन क्लियरली लिखी हुई है कि ये जो भी हम आंकड़े ये हम पब्लिक डोमेन से लेते हैं। पब्लिक डोमेन में वो आता है जो कि कोई देश बताना चाहता है, लेकिन कई चीजें होती है जो कि छुपी होती हैं, जो कि सामने कभी नहीं आती हैं, और यही जो चीजें होती हैं ये एक बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं। तो दुनिया में ये जो अस्थिरता है, अशांति है, इसके पीछे ये 3 बड़ी लॉबियों का हाथ है। और जैसे ये रिपोर्ट ने दिखाया कि पिछले साल ये बढ़त हुई है इस डिफेंस स्पेंडिंग में, तो एक चीज जाहिर है कि ये चीज थमेगी नहीं। रूस यूक्रेन युद्ध ने एक डायरेक्शन सी दे दी है कि अब साल प्रति साल ये जो आर्म्स लॉबी है इसको मुनाफा होता रहेगा, हथियार बिकते रहेंगे, क्योंकि एक डर और दहशत का माहौल क्रिएट हो चुका है पूरी दुनिया में कि अगर हमने अपने आप को पूरी तरह से आर्म नहीं किया, हमने अपनी शस्त्र बलों को पूरी तरह से स्ट्रेंथन नहीं किया, तो कल कोई भी देश हम पे हमला कर सकता है। और यही कारण है कि ये जो आर्म्स लॉबी है इस युद्ध में और इस रिपोर्ट से सबसे ज्यादा मुनाफा इनको हुआ है, और इनको किसी चीज से लेना देना नहीं है कि दुनिया में कोई जिए कोई मरे, गरीब को रोटी मिले ना मिले, अफ्रीका एशिया के गरीब देशों में अनाज यूक्रेन से पहुंचे ना पहुंचे, उन्हें एक ही चीज से मतलब है, उनका मुनाफा जो उनको पिछले साल में बहुत हो चुका है। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है कि दुनिया जल रही हो और इस जलती हुई दुनिया पर भी मुनाफे
और कारोबार की बातें हों, लेकिन जब बात कारोबार की आती है और जब इस तरह का हम एक तरह का वैश्विक परिदृश्य देखते हैं और इन सब के बीच ये समझने की कोशिश करते हैं कि डिफेंस सेक्टर में आखिर भारत की रफ्तार किस तरह से है, तो वो भी समझना होगा। क्योंकि सिन्हा सारा अगर हम पूरी तरह से देखें, भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के आंकड़े भी हम लगातार अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। वो आंकड़े बता रहे हैं कि साल दर साल हमारा जो एक तरह का वॉल्यूम है, हमारी जो एक आत्मनिर्भरता की उड़ान है, वो बढ़ रही है। अब कोर अगर हम इस डिफेंस सेक्टर में भारत के एक्सपोर्ट के अलावा, इसके अलावा स्वदेशी हथियारों की बात करें, तो क्या लगता है कि वो एक निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं भारत की ताकत में भी, चाहे वो फ्रंट पे हो और चाहे वो आर्थिक रूप से हो? देखिए प्रशांत जी, बहुत अच्छा सवाल है और ये हटके है सिप्री के रिपोर्ट से। हमें इस तरह से समझनी चाहिए, मैं जल्दी से खत्म करूंगा आपकी अपनी बात को, कि यदि हम वर्ल्ड की पूरी अर्थव्यवस्थाओं को देखें तो अमेरिका का 2.7 ट्रिलियन डॉलर की टोटल अर्थव्यवस्था है। चाइना दूसरे नंबर पे है जो 14.7 ट्रिलियन डॉलर का है, और उसके बाद आप तीसरे नंबर पे आप जानते हैं जापान है, जो कि पैसिफिज्म के कारण अब तक डिफेंस की बजट को वो डिपेंडेंस रहा था कि उसका एक उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन किया में अपने लाया था कि हम अपने डिफेंस को केवल एक डिफेंसिव फोर्स रखेंगे। और इंडिया अभी आपको पता ही है कि हम 5वें नंबर पे आ चुके हैं, 2.9 के आसपास हैं, जो 3 ट्रिलियन डॉलर है, और हमारा जो लक्ष्य है 2025 तक हो जाएगा 5 ट्रिलियन डॉलर, और 2030 तक हम 10 ट्रिलियन डॉलर पे जा रहे हैं। मैं इसलिए इसको बता रहा हूं कि इसी से आपका जो क्वेश्चन है उस लिंक्ड है वो आता है। अभी हमने एक लक्ष्य रखा है कि, और हमने उसको किया था कि हम तकरीबन 5 बिलियन डॉलर का अपना रक्षा का जो हम आयात करते थे हम निर्यात करेंगे, और वो ऑलरेडी समय से पहले पूरा हो चुका है, क्योंकि ब्रह्मोस हैं, एलसी हैं, वो सब लोग मांग रहे हैं, हम शायद उतना प्रोवाइड भी नहीं कर पाएंगे, और जिस तरह से चीजें चल रही हैं। तो देखिए वो जो टेक्टोनिक शिफ्ट होता है हमारा, और वो आपके देश की इकोनॉमी में हिस्सा बन जाता है। यदि हम कह रहे हैं आज ताल ठोक करके कि 2030 तक हम 10 ट्रिलियन डॉलर में होंगे, और जिसमें चाइना स्लाइड कर रहा है, तकरीबन उसका 8 ट्रिलियन डॉलर, तो आप देख लीजिए उसके पैसे फंस गए हैं, जिसको उन्होंने सोचा था सी पैक में दे देंगे, इधर दे देंगे, उधर दे, वो उनके बैड डेट्स हो गए हैं। पहले वो डेट ट्रैप पे फंसाना चाहते थे, वो क्रेडिट ट्रैप में फंसे हुए। तो एक चांस है शायद हम तीसरे नंबर पे तो आ ही जाएंगे, हम कहीं सेकंड में कहीं चीजें बदली, परिदृश्य बदला तो हम निकल जाएगा। जो आपका क्वेश्चन है कि देखिए, हम जब आयात करते थे, हम लेकर आते थे, हम 65% और हम पहुंच गए थे 82%। हम डिपेंडेंसी हम हो गई हमारी रॉन्ग पॉलिसी के कारण, हम लेते रहे। अब हम लोगों ने ये कह दिया है कि हम धीरे धीरे करके 0% हम आयात करेंगे, हम निर्यात करेंगे। और आज आपके ही चैनल में शायद मैं पहले भी आया था, ये बताया था, केवल हम वो नहीं देख रहे हैं कि इंडो पैसिफिक में जो आपके जो एशियन कंट्रीज हैं या हमारे जो फार ईस्ट में कंट्रीज हैं, उनको हम नहीं देख रहे। अभी अफ्रीका के अंदर, क्योंकि सिप्री की रिपोर्ट तो उसको ऐड ही नहीं करती, उनके अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में भी बहुत हथियारों का एक बजटिंग होना शुरू हो गया। पहले वो पूरे के पूरे वो आते थे आर्म्स लॉबी के थ्रू, क्योंकि आर्म्स लॉबी का पैसा ही नहीं दिखाते हैं। यदि हम कहते हैं कि 858 बिलियन डॉलर यदि वो अमेरिका अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर रखा है, मिलिट्री एक्सपेंडिचर, तो उसकी तो 20.7 ट्रिलियन डॉलर की एक बड़ी इकोनॉमी है। तो उसका परसेंटेज यदि देखें, और मेजर परसेंटेज वो अपने आर्म्स एम्यूनिशन के जो निर्यात करके उससे कमाता है, जिसको हम लोग वेपन लॉबी कहते हैं। तो ये वेपन लॉबी अभी भारत और साउथ कोरिया, ये दो ऐसे देश हैं जो कि, और इसको रिवाइव करने के लिए यूरोप में होड़ पड़ी है। आपने बताया ना 13%, वो कोई नहीं कि ये हम वो अपने इन चीजों को देंगे। जो चैलेंजर टैंक सुन रहे हैं आप, या फ्रांस जिस तरह से देख रहा है कि उनकी जो रफाल या उनकी जो 6th जनरेशन, तो ये से पूरा का पूरा उनका जोर है। और देखिए, जो स्वीडन से आपने बताया कि ये रिपोर्ट जो आती है, तो वो तो किसका हिस्सा है आपको पता ही है। सही तो बात। इन चीजों को, क्योंकि वो बाल्टिक का हिस्सा है, फिनलैंड और स्वीडन को कहते हैं नेटो ज्वाइन कर लेंगे, तो ये रिपोर्टें बड़ा बरगलाती हैं लोगों को।
हाँ, ठीक हमारी है। डिबेट के अंदर में वास्तविकता जो देश अपना डिक्लेयर करता है उसके ऊपर में हो करके और कुछ अपना एंटीसिपेशन, और उसके लिए बहुत पैनी निगाह और समझ चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत अहम है कि जो भी तमाम रिपोर्टें पूरी दुनिया से आती हैं, हमें उन रिपोर्ट के उस पर्सपेक्टिव को भी समझना होगा और उसको बहुत क्रिटिकल होके देखना होगा, जैसा के सिन्हा साहब ने देखा। जय सोढ़ी सर, समय कम है, एक आखिरी सवाल। हम नहीं चाहेंगे कि दुनिया जो है वो जंग का मैदान बन जाए, लेकिन जो स्थितियां बन रही हैं उसमें कई फ्रंट पे जो है वो स्थितियां अभी तनावपूर्ण हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि कौन कौन से आने वाले वक्त में ऐसी 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 चिंताएं हैं युद्ध के मुहाने पे, या ख़ास तौर पे अगर दो देशों के युद्ध की बात करें या तनाव की बात करें, जहां पे आपको लगता है आने वाले दिन चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, और इसके साथ ही वहां पर फिर हम देखेंगे कि इस तरह के सैन्य खर्चे और ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे, जिसमें किसी तीसरे का फायदा होगा? प्रशांत जी, मैं एक फौजी होते हुए खुद कहता हूं कि युद्ध कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी युद्ध में दो ही लोग सबसे ज्यादा सफर करते हैं, वो होते हैं सैनिक और किसी भी देश के आम नागरिक। ये हमने रूस यूक्रेन युद्ध में अपनी आंखों से देख लिया। लेकिन ये भी हकीकत है कि हर देश को अपने आप को स्ट्रेंथन करना पड़ता है, क्योंकि कई देश होते हैं जो कि जिनकी आंखें ठीक नहीं होती है, वो एक मौका तलाशते हैं आक्रमण करने का। जहां तक आपका सवाल है, आने वाले समय में दो जो फ्लैश पॉइंट्स हैं, ग्लोबल फ्लैश पॉइंट्स, पहला है चीन ताइवान, दूसरा है चीन भारत। पहली फरवरी इसी साल जनरल माइकल ए मिनियन, जो अमेरिकी आर्मी के एयर मोबिलिटी कमांड के कमांडर हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी अपने सैनिकों को, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे लिखा कि 2025 तक अमेरिका और चीन का युद्ध होगा। 2 दिन बाद 3 फरवरी को अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने एक बयान दिया, जिसमें कहा कि 2027 तक अमेरिका और चीन का युद्ध होगा ताइवान को लेके। चीन के लिए दुश्मन नंबर 1 है ताइवान, दुश्मन नंबर 2 है भारत। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि भारत अपनी पूरी सुरक्षा की तैयारी करता रहे, जैसे हम करते आए हैं। और जहां तक ताइवान की बात है, ताइवान भी अपनी पूरी तैयारी कर रहा है, अमेरिका से हथियार खरीद रहा है, क्योंकि 2027 का साल इसलिए अहम है। बस मैं एक मिनट और लूंगा प्रशांत जी, क्योंकि 2027 में अगले चीन के राष्ट्रपति चुनाव होने हैं, और तब उनके राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दावेदारी पेश करनी है चौथी बार राष्ट्रपति बनने की। तब उन्हें चीन के नागरिकों को बताना पड़ेगा कि मैंने ऐसा बड़ा क्या किया है चीन के लिए कि मैं चौथी बार राष्ट्रपति बनने का हकदार हूं। तो उसमें या वो ताइवान पे हमला करेंगे या वो भारत पे हमला करेंगे, और यही कारण है कि अगले 4 साल ताइवान के लिए और भारत के लिए बहुत अहम है सुरक्षा के नजरिए से। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया करेंगे सोढ़ी सर, और उसके साथ ही के सिन्हा सर, आपका भी चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत ही शानदार विश्लेषण रहा, हर पहलुओं को हमने छुआ और समझने की कोशिश की कि इन रिपोर्ट्स को भी थोड़ा और अलग नज़रिए से हमें फ़िल्टर करने की, हमें उन्हें परखने की आवश्यकता है। उम्मीद है कि आप सभी को ये चर्चा पसंद आई हो। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।